हेलो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है श्रवण कुमार राठौर। प्यार से आप मुझे एसके सर के नाम से जानते हैं। आज हम लेके आए हैं अपना एक न्यू लेक्चर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 12। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम सेंट्रियोल तक पढ़ चुके थे, उसके आगे का आज हम पढ़ेंगे। आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला। वही ऐसे सुंदर सुंदर राइटिंग में जो पीछे हो गया तो सेंट्रियोल, तो उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल जो कि यूट्यूब चैनल श्रवण कोचिंग सेंटर, अगर आप इस पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और वीडियो को आगे तक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, और जो भी आपके सगे रिश्तेदार हो सभी के पास भेज दीजिए। ठीक है, अपने सभी चाहने वालों के पास सबके पास भेज दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ सकें हमारे साथ और उनके भी अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो चैनल है श्रवण कोचिंग सेंटर, इस पर सभी आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि चैप्टर के एंड में एक लेक्चर और लगेगा इसका, बस फिर चैप्टर एंड हो जाएगा, क्योंकि एक लेक्चर का अभी और वर्क बचा हुआ है। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी देख ली है, पूरी छान मार ली है जो भी बचा था टॉपिक, तो एक लेक्चर का अभी काम हमारा है। ठीक है, तो एक लेक्चर और लगेगा अभी इसमें, फिर हमारा हो जाएगा चैप्टर एंड। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी बता रहा हूँ कि चैप्टर के एंड में आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और जो मतलब हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप वहां से देखेंगे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप अपने लगा सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो डीपीपी मतलब जैसे वो तो नहीं दे पाऊंगा मैं जैसे, लेकिन प्रैक्टिस सेट वाले जितने भी क्वेश्चन है पिछले 37 साल के, वो सारे मैं वहाँ पर अपलोड करवा दूंगा। आप जाकर के उन्हें लगा लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बस एक लेक्चर के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं दे दूंगा अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन। वैसे हमारा जो चैनल है श्रवण कोचिंग सेंटर, इसके बायो में भी दे रखा है, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आप पढ़ाई को बिना देर किए हुए करते हैं स्टार्ट, और कंधे कर लीजिए चौड़े, आंखों में चमक ठीक है होनी चाहिए, और चलिए पढ़ाई करते हैं आप स्टार्ट। ठीक है, पहला हेडिंग मैंने आपसे कहा कि सीलिया एंड फ्लैजिला आप लगा लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर लिखेंगे हम। ठीक है, तो सीलिया एंड फ्लैजिला हम पहले सेंट्रियोल के बारे में पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला। बेसिकली इनका मतलब कार्य होता है मोटिलिटी में। किस में होता है? मोटिलिटी में। ठीक है, लगा दूँ ऐसे, बढ़िया। ठीक, देखो सीलिया एंड फ्लैजिला का जो हमारा वर्क होता है, ये हमारे मतलब वो बहुत है सेम स्ट्रक्चर, मतलब ये जो दोनों होते हैं सीलिया और फ्लैजिला, इनके सेम स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और मैंने आपको सेंट्रल में बताया था कि उसमें होता है 9+0 अरेंजमेंट, लेकिन इसमें होता है 9+2 अरेंजमेंट। वो भी मैं आपको स्ट्रक्चर से पूरा समझा दूंगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना कि सेंट्रल में होता है 9+0 अरेंजमेंट और सीलिया एंड फ्लैजिला में होता है 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, और ये दोनों, इनका मेन रोल क्या होता है, हेल्प करते हैं मोटिलिटी में। ठीक है, मोटिलिटी का मतलब क्या होता है, सेल का मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ डिफरेंस भी आएंगे। ठीक है, कि सीलिया में क्या डिफरेंस होता है सर, और फ्लैजिला में क्या होता है, वो भी हम लिखेंगे। लेकिन अभी जो भी मैंने अपने आपको यहाँ पर बातें बताई वो सारे पॉइंट के रूप में यहाँ पर लिखते हैं और आगे का पढ़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके सारा समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो पॉइंट रहता है वो सारे यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले पॉइंट क्या बताया कि बहुत है सेम स्ट्रक्चर, दोनों के जो होते हैं सेम स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल। ठीक है, बहुत है सेम स्ट्रक्चर। ठीक, बहुत है सेम स्ट्रक्चर, दोनों का जो है वो सेम स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो इसमें 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है हमारा। ठीक है, कितना 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट इसमें हमारा पाया जाता है। और मैं इसके बाद आपको बता दूं कि दोनों जो होते हैं बोथ आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों जो होते हैं इनके मतलब चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको लिख लेना है कि बोथ आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोथ आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होते हैं, घिरे रहते हैं। ठीक, उसके बाद अगला मैंने क्या बताया कि इनका मेन रोल क्या होता है मोटिलिटी में। ठीक है, मतलब सेल के मूवमेंट में भाग लेते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है कि बोथ हेल्प इन मोटिलिटी, लिखेंगे हम यहाँ पर कि बोथ हेल्प इन मोटिलिटी। ठीक है, मोटिलिटी का मतलब अभी मैंने क्या बताया आपको कि सेल का मूवमेंट, लिख लीजिए यहाँ पर साइड में ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये हमारे मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। उसके बाद अब मैंने क्या बताया था कि सीलिया और फ्लैजिला में कुछ डिफरेंस भी होते हैं हमारे, वो हम लिखते हैं। ठीक है, तो आप एक साइड में डाल लीजिए हेडिंग सीलिया, क्या डालना है, सीलिया, और एक साइड में डाल लीजिए फ्लैजिला। ठीक है, लिख लीजिए सीलिया एक साइड, सीलिया एक साइड फ्लैजिला। ठीक है, इसमें होते हैं कुछ डिफरेंस, उनके बारे में हम
बताएंगे आपको, ठीक है। तो सीलिया जो होता है, सीलिया जो होता है हमारा स्ट्रक्चर में, सेल में सीलिया जो होता है वो होता है ज़्यादा होता है नंबर में, ठीक है। और फ्लैजेला जो होता है वो कम होता है नंबर में। तो एक एक करके सारे पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सीलिया जो होता है हमारा होता है मोर इन नंबर, मोर इन नंबर, ठीक। और जो फ्लैजेला होता है ये होता है हमारा लेस इन नंबर, ठीक, लेस इन नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं अगला डिफरेंस जो हमारा आता है कि ये दोनों जो होते हैं, ये होते हैं हमारे सीलिया जो होते हैं ये होते हैं साइज में छोटे होते हैं, ठीक है। और फ्लैजेला जो होते हैं ये होते हैं साइज में लंबे, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको रखना है, ठीक है। ये इनका साइज जो होता है वो होता है स्मॉलर साइज, ठीक। और इनका जो साइज होता है फ्लैजेला का वो होता है लॉन्गर साइज। बड़े होते हैं तभी ये कम होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप ऐसे करके याद भी रख सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से शब्द से मतलब जोड़ के देखो कि हाँ कैसे कैसे हम इसके लिए याद रख सकते हैं, आसानी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब सीलिया जो होता है इसका ये वर्क करता है दो वे में, ठीक है, 2 वे में वर्क करता है, वो भी यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। सीलिया वर्क्स इन 2 वे, वर्क इन 2 वे, ठीक है। 2 तरीकों से कार्य करता है। कैसे कैसे करता है सर बताइए थोड़ा सा, तो बताते हैं इनके बारे में, ठीक। तो पहला जो होता है इट कैन एक्ट लाइक एन ओर, मतलब आपने ओर सुने होंगे, जैसे मतलब चप्पू नहीं होते, चप्पू मतलब ओर कहते हैं चप्पू, ठीक है। इट कैन एक्ट लाइक एन ओर एंड मूव्स मीडियम ड्यू टू विच सेल मूव, ठीक है। मतलब जैसे करके हमारी सेल मूव, जैसे वो आपने चप्पू नहीं देखे, चप्पू मतलब नाव में होते हैं ऐसे, ठीक है, चलाने वाले, तो उन्हें कहते हैं, ठीक है, और इसकी तरह ये हमारा कार्य करता है। तो हम यही पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। सेल के इसमें मूवमेंट में इसीलिए हेल्प करता है, ठीक है, और की तरह मतलब चप्पू की तरह हेल्प करता है, ठीक है। इट कैन एक्ट लाइक एन ओर, इट कैन एक्ट लाइक एन ओर। और क्या कहते हैं आप चाहें तो लिख लीजिए हिंदी में, अगर आपको याद ना आ रहा है, इसे कहते हैं चप्पू, ठीक है। इट कैन एक्ट लाइक एन ओर एंड मूव्स मीडियम ड्यू टू विच सेल मूव्स, ठीक है, विच सेल मूव्स, ठीक है। और दूसरा एक किस वे में मतलब वर्क करता है हेल्प करता है हमारे लिए डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ सेल, मतलब डायरेक्ट सेल का जो डायरेक्ट मूवमेंट होता है उसमें भी हमारा जो होता है सीलिया ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम लिख लेंगे यहाँ पर कि ऑल्सो हेल्प इन डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ सेल, ऑल्सो हेल्प इन डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ सेल, ऑल्सो हेल्प इन डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ सेल, ठीक है। तो ये सीलिया का हो गया फंक्शन, ठीक है। एक्चुअली फ्लैजेला जो होता है वो किस लिए हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है, तो फ्लैजेला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, केवल फ्लैजेला रेस्पॉन्सिबल होता है कि सेल मूवमेंट के लिए, नॉट इन मीडियम, ठीक है। मीडियम में हमारा फ्लैजेला जो होता है वो मूवमेंट में लागू नहीं होता है, ठीक है, केवल मूवमेंट में होता है लेकिन मीडियम में नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर लिख लेंगे कि फ्लैजेला इज रेस्पॉन्सिबल, फ्लैजेला इज रेस्पॉन्सिबल ओनली टू सेल मूवमेंट, ठीक है, नॉट इन मीडियम, लिख लीजिए आप यहाँ पर नीचे, नॉट इन मीडियम, ठीक है, मीडियम में नहीं होता है, वैसे मूवमेंट में करता है लेकिन मीडियम में नहीं करता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। उसके बाद सीलिया के बारे में अगला पॉइंट आता है कि अलॉन्ग विद मूवमेंट ऑफ सेल ऑल्सो हेल्प इन सर्कुलेशन, इंजेक्शन ऑफ फूड एक्सेट्रा, मतलब ये जो होता है ये सीलिया हमारे मूवमेंट के अलावा और किस में हेल्प करता है, तो इंजेक्शन में करता है हेल्प, ठीक है, और सर्कुलेशन में करता है हेल्प। तो ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा, इधर ही जगह लिख लेते हैं, अलॉन्ग द मूवमेंट ऑफ सेल ऑल्सो हेल्प इन, किसमें भी मैंने बताया आपको, ऑल्सो हेल्प इन इंजेक्शन, ठीक है, एंड सर्कुलेशन, ठीक है। और भी कई सारे काम करता है लेकिन जो मेन है इसका वो है मूवमेंट का, ठीक है। और साथ में ये भी आपको याद रखनी है 2 पॉइंट, ठीक है, कि इंजेक्शन में भी हेल्प करता है, सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और फ्लैजेला जो होता है केवल हेल्प करता है हमारा मूवमेंट में, ठीक है, और ये ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। यहाँ पर लिख लीजिए पॉइंट कि हेल्प ओनली इन मूवमेंट, हेल्प ओनली इन मूवमेंट, ठीक है। फ्लैजेला जो होता है केवल हमारा मूवमेंट में हेल्प करता है, ज़्यादा वो नहीं करता है, ठीक है।
और जो हमारा सीलिया होते हैं ये हमारे केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। किसमें? सीलिया जो होते हैं केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, लेकिन जो फ्लैजेला होता है वो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इधर यही मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है। तो प्रेजेंट इन ओनली किस में पाए जाते हैं? ओनली यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और ये जो होते हैं ये फ्लैजेला ये हमारे बहुत प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन बहुत प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, उसका मैं आपको बताऊं कि कुछ आता है इसमें, एक अलग सा पॉइंट आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में कुछ इसमें डिफरेंस आता है हमारा फ्लैजेलम की 9+2 अभी मैंने जो अरेंजमेंट बताया, ये जो होता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में इसका 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर साइड में इधर जगह है तो यहाँ पर ही लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे थोड़ी सी लाइन में कर लेता हूँ, आप इसके नीचे ही जहाँ लिख लेना। ठीक है, फ्लैजेला के नीचे ही इधर जगह है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप इधर मान लो प्रोकैरियोटिक और इधर साइड में मान लो आप यूकैरियोटिक। ठीक है, अब आता है 9+2 अरेंजमेंट, जो कि हमारा प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट अभी मैं पूरे डायग्राम से अरेंजमेंट समझाऊंगा आपको। 9+2 अरेंजमेंट जो होता है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, एब्सेंट होता है। अगर आपको जैसे कहीं भी क्वेश्चन आए कि 9+2 अरेंजमेंट हमारा प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है सीलिया एंड फ्लैजेला में, तो एक गलत होगा। ठीक है, यूकैरियोटिक में केवल हमारा पाया जाता है। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट यूकैरियोटिक में जो होता है वो प्रेजेंट होता है। 9+2 अरेंजमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक, ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पूछ लेता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब इसके आगे चलेंगे, फिर हम डायग्राम बनाएंगे इसका कि सीलिया एंड फ्लैजेला का कैसा होता है। जैसे मैंने कल आपको सेंट्रियोल का बताया था कि वो कार्टव्हील टाइप का होता है, ऐसे ही हम सीलिया एंड फ्लैजेला का बनाएंगे। पहले यहाँ पे इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, सॉरी। आई होप आपने डाउनलोड कर लिया, मतलब पूरा छाप लिया होगा। ठीक है, ये तो अब करते हैं और इसके नीचे इनके डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही साथ लिख रहा था तो आपने भी लिख ही लिया होगा। ठीक है, पूरा छाप लिया है। मेरे जो सर हैं वो कहते हैं कि अगर आप पूरा लिख लो तो आप बाद में कमेंट कर दिया करो CKL, मतलब कॉपी कर लिया। ठीक है, और ये एक सर हैं जो कहते हैं कि TL लिख दिया करो, मतलब टीप लिया है। नहीं, बताओ हम क्या लिखवाएं, बताओ कोई नई चीज़ हम भी सोचेंगे एक। ठीक है, तो आप सीलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर हेडिंग डाल लीजिए कि स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला अपनी कॉपी में। ठीक है, वो हम समझेंगे यहाँ पर। ठीक, अगला हेडिंग डालेंगे हम कि स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पूरा धीरे धीरे करके समझते हैं। पहले मैंने आपको जो कल बनवाई थी 9 वो बनवाई थी। ठीक है, 9 तो गोले बनेंगे, लेकिन उसमें ट्रिपलेट थे, यहाँ पर होंगे डुप्लेट। ठीक है, तो पहले सर बनाते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ साथ ही बनाइए डायग्राम भी। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए। ठीक है, अब कल जो है मतलब ABC बनाए थे, आज केवल बनाएंगे AB। ठीक है, A और B। ठीक है, यानी कि 2 गोले बनेंगे केवल। ठीक है, तो कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसा आएगा उनके। तो A है A है B, ऐसे करके ही सब में है हमारे बना हुआ। ठीक है, A B, बाहर की तरफ A, अंदर की तरफ B। ठीक है, बाहर की तरफ A, अंदर की तरफ B। ठीक है, ऐसे करके सब में है लिखा हुआ हमारा। ठीक, आज मैंने लिख दिया है पूरे में ही। ठीक है, A और B। ठीक है, तो बाहर की तरफ जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूबुल डुप्लेट। ठीक है,
लेकिन कल जो थे, कल इसके सेंटर में कुछ नहीं था, ठीक है। आज इसके जो है सेंटर में भी आएगा, क्योंकि ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर नहीं है, ये जो है हमारा वो है सीलिएंट फ्लैजिला का, तो इसके सेंटर में आएंगे, ठीक है। पूरा समझते हैं एक एक करके, ठीक है। इसके अंदर भी होते हैं हमारे सेंटर पे बिल्कुल 2 माइक्रोट्यूब्यूल, जिन्हें डिप्लूट कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारे मतलब कैलकुलेट करे जाएंगे, ठीक है। इनका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे करके अभी इनका नंबर भी करते हैं, ठीक है। अब इसमें कल मैंने किया था ए का, किया था मैंने सी से लिंकर, ठीक है। मतलब कल ए सी लिंकर बन रहा था, आज जो हमारा बनेगा वो बनेगा ए बी लिंकर, ठीक है। ए का बी से कनेक्ट करेंगे, ए का बी से कनेक्ट करेंगे, ऐसे करके सब में करते जाएंगे, ठीक है। ए को बी से, 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 ठीक है। ऐसे करके हमारा बन रहा है, ठीक है। अब अगर देखें तो इसका एक पूरा गोल 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 स्ट्रक्चर बना देते हैं हम, पहले कनेक्ट कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। कुछ ऐसे करके हमने बना दिया, ठीक है। अभी इसका नामकरण भी करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हमने बनाई है, क्या क्या चीज़ें नहीं बनाई। अभी कुछ आपको कल मैंने बताया था कि एस्ट्रल रेस के लायक होती हैं, ये भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं इसमें भी निकले हुए, ठीक है। ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब इसका करते हैं नामकरण, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो 2 दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, ये हमारे सेंटर पर है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल एट सेंटर, ठीक है। इन्हें कहते हैं हम नामकरण, सबसे पहले इनका ही करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इन्हीं से होता है डिफरेंस सेंट्रियोल में और सीलिएंट फ्लैजिलम, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं, ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं सेंटर पर, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल एट सेंटर, ठीक। तो ये जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल, ये होता है हमारा सेंटर पे। उसके बाद मैं आपको बताऊं, कल हमने 9 रेडियल स्कोप बनाई थी, मतलब वो तीलियां, तो वैसे ही इसमें भी हम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अब वो यहाँ पर ज्वाइंट कैसे होंगे, तो ज्वाइंट इसके बस चारों ओर से हम कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे करके बना दी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम सबकी एक एक करके ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसमें भी हमारी वही 9 बनेगी, ठीक है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया हुआ था कि 9 + 2 अरेंजमेंट इसमें पाया था, ठीक है। तो ये ऐसे करके हमने बनानी है। अब ये कितनी है, रेडियल स्पोक, इन्हें कहते हैं रेडियल स्पोक, जो कि हमारी 9 होती है नंबर में, ठीक है। रेडियल स्पोक जो होती है हमारी 9, ठीक है। पहले भी बता रखा है, उसमें भी होती है 9, सेंट्रियोल में फ्लैजिला में भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये मैंने क्या बनाया है, मतलब ये ब्रैकेट जो मैंने बनाए हैं, ये क्या है, इन्हें कहते हैं सेंट्रल शीथ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ, ठीक है। इसे कहते हैं सेंट्रल शीथ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो होता है, ये मैंने इन दोनों को, ये जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई दे रहे हैं, इन्हें मैंने किसी से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम इंटरसेक्ट ब्रिज, क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट ब्रिज, ठीक है। इंटरसेक्ट ब्रिज, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्ट ब्रिज, ठीक है। डायग्राम को समझाने में देर लग जाती है, वरना तो और भी हो जाए बहुत, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो होते हैं, मैंने ये जो बनाए इन्हें कहते हैं आर्म्स, क्या कहते हैं, आर्म्स, ठीक है। इन्हें कहते हैं हम आर्म्स, जो डाइनिन प्रोटीन की बने होते हैं। अक्सर वो पूछ लेता है कि सीलिया एंड फ्लैजिला में जो आर्म्स होते हैं वो किसकी से, मतलब कौन सी प्रोटीन से बनी होती हैं, ठीक है। तो वो होती है हमारी डाइनिन प्रोटीन से बनी हुई, ठीक है। डाइन नहीं, डाइनिन, ठीक है। डाइनिन, डाइनिन प्रोटीन, ठीक। तो आर्म जो होती है हमारी बनी होती है डाइनिन प्रोटीन से, ठीक है। उसके बाद अगर ए जो देखा जाए, मैंने आपको कल बनाया था ए सी लिंकर, आज बना है हमारा ए बी लिंकर, तो इसे क्या कहते हैं, ए बी लिंकर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ए बी लिंकर। ये जो है यहाँ पर मैंने अभी आपको बनाया है, ये है हमारा ए बी लिंकर। और ये इंटर डबलेट ब्रिज होता है, जो हमारा नेक्सिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसे कहते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है, जो हमारा नेक्सिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे, नेक्सिन प्रोटीन, ठीक। नेक्सिन प्रोटीन से मिलकर ये हमारा बना होता है, ठीक है। उसका मैं आपको बताऊं, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल बाहर की ओर ये मैंने बनाए हैं, ये हमारे उतने 2 होते हैं नंबर में। तो माइक्रोट्यूब्यूल कल इन्हें कहते थे ट्रिपलेट, क्योंकि ये 3 थे, आज कहेंगे इन्हें माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, ठीक है। क्या कहेंगे इन्हें, माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, ठीक। माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट कहेंगे, जो हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक, इनसे मिलकर बने होते हैं हमारे, ठीक है।
उसके बाद एक लास्ट स्ट्रक्चर मैंने ये भी आपको क्या बताया कि ये सराउंडेड होती है चारों ओर किससे, ये मैंने अभी सर्कल क्यों बनाया था चारों ओर, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई होती है, ठीक है। जो मैंने अभी सबसे पहला पॉइंट, शायद दूसरा पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यही लिखवाया कि ये जो होते हैं चारों ओर से सराउंडेड होते हैं आपके, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो ये जो है हमारी, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये पूरा डायग्राम हो गया आपका, समझा दिया है, आप पूरा बना लीजिए, इसके लिए छाप लीजिए, बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है। बिल्कुल यही है हमारा पूरा सिलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, ठीक है। आप इतना नोट कीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, या पहले ही बता दे रहा हूँ 9+2 अरेंजमेंट के बारे में, जो मैंने अभी आपको लिखा कि 9+2 अरेंजमेंट उसका इसमें मतलब क्या है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 9+2 अरेंजमेंट हमारा पाया जाता है सिलिया एंड फ्लैजेला में, ठीक है। 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है हमारा सिलिया एंड फ्लैजेला में, ठीक है। अब इसमें 9 का मतलब क्या है, 9 का मतलब है कि माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट होते हैं 8 पेरीफेरी, मतलब बाहर की तरफ होते हैं 9, मतलब यानी कि कुल जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल वो होते हैं हमारे 9 होते हैं इसमें, ठीक है। कुल मिलाकर के 9 होते हैं हमारे माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट इसमें, ठीक है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि 9 माइक्रो ट्यूब्यूल, 9 माइक्रो ट्यूब्यूल डबलेट 8 पेरीफेरी, डबलेट 8 पेरीफेरी, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें 9 कहाँ है। अगर आप देखें तो मतलब सब में 2 2 तो 9 दूनी 18। तो भाई अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा पेयर है इसे क्या कहा हमने, माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। तो इसमें यही लिखा है कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट 8 पेरीफेरी, मतलब पूरा ये वर्ड आता है 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट 8 पेरीफेरी, बाहर की तरफ। पेरीफेरी का मतलब होता है कि बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ होते हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। अब सर इसमें 2 का मतलब क्या है, पहले हमने सेंट्रल में पढ़ा था 9+0, तो मैंने क्या बताया था आपकी, सेंटर में वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सेंटर में भी 2 हैं, तो यहाँ पर 2 का मतलब है कि सेंटर में यहाँ पर 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर, बता देते हैं आपको ताकि याद रहे, 2 माइक्रोट्यूब्यूल, 2 माइक्रोट्यूब्यूल सिंगल एट द सेंटर, ठीक है, सिंगल एट द सेंटर, ठीक है, कि सेंटर में होते हैं हमारे इतने, ठीक है। सॉरी। अब इसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है एक्सोनीम, ठीक है, एक्सोनीम, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हेडिंग से लिख लीजिए आप एक्सोनीम, ठीक है। एक्सोनीम आप हेडिंग डाल लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में लिखा है, तो पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो एक्सोनीम होता है कि एक्सोनीम इज कॉल्ड ऑफ द कोर ऑफ द फ्लैजेला एंड सिलिया, मतलब कोर होता है, कोर। ये जो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाया है सिलिया एंड फ्लैजेला का, इसके कोर को कहते हैं हम एक्सोनीम, ठीक है। तो क्या होता है एक्सोनीम, कि एक्सोनीम इज कॉल्ड ऑफ द कोर ऑफ द सिलिया एंड फ्लैजेला, मतलब सिलिया एंड फ्लैजेला के कोर को ही हम एक्सोनीम कहते हैं, ठीक है। एक्सोनीम इज द स्ट्रक्चर ऑफ the core of the cilia and flagella, of the cilia and flagella, ठीक है। तो cilia and flagella के कोर को ही हम क्या कहते हैं, एक्सोनीम कहते हैं, ठीक है। और इसमें 9+2 अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी लिख लीजिए आप, ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक। तो इतनी बात हो गई हमारी, ठीक है। अब आप कीजिए इतना नोट, जो इतना पढ़ना था हमें सिलिया एंड फ्लैजेला के बारे में उतना पढ़ दिया, सफिशिएंट है, इससे आगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब वो आ जाए थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं आएगा, जितना है एनसीईआरटी में उतना सब पढ़ा दिया, ठीक है। एनसीईआरटी के बाहर से तो वो देंगे नहीं, ठीक है, इतना है, इसके बाहर तो नहीं आएगा हमारे हिसाब से, ठीक है। अब आप कर लीजिए इतना नोट। इसके बाद पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, कि न्यूक्लियस क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, कैसे, सबके बारे में, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कीजिए। तो कर लिए नोट, कर लिया होगा नोट, ठीक है। अब करते हैं इसे रेस्ट, ठीक है, क्योंकि अगला हेडिंग आप डाल लीजिए अपनी कॉपी में, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक, केंद्रक ही कहते हैं, ठीक है। तो अगला हेडिंग पड़ेगा क्या हमारा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। डाल लो कॉपी में बड़ा बड़ा हेडिंग, ठीक है, बढ़िया तरीके से साफ साफ राइटिंग, ठीक। और वीडियो को लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, ठीक है।
शेयर करते रहो वीडियो को आगे तक। अगला हेडिंग पड़ेगा हमारा न्यूक्लियस। ठीक, अगला हेडिंग क्या पड़ेगा हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, आपने डाल लिया होगा भाई, यू आर वेरी फास्ट। न्यूक्लियस, सुंदर सुंदर राइटिंग डालो भाई। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस कोई बताएगा? न्यूक्लियस होता है हमारा ब्रेन ऑफ सेल। जैसे आपका ये ब्रेन नहीं होता है, ये आपका ब्रेन है, कहाँ है आपका ब्रेन? घुटनों में? नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आपका ब्रेन कहाँ है भाई? यहीं पर है सबके साथ। ये सब बस ये है कि सर थोड़ा कम है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है, पढ़ते रहो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेल का ब्रेन होता है न्यूक्लियस। ठीक है, सेल का ब्रेन होता है न्यूक्लियस। ज़्यादा दिमाग पर अभी जोर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वरना घुटनों में दर्द होने लगेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस क्या होता है? ये होता है हमारा सेल का ब्रेन होता है। क्या होता है? सेल का मतलब ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं कि ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, तो इट रेगुलेट ऑल सेलुलर एक्टिविटी। मतलब न्यूक्लियस सेल में जितनी भी होती हैं क्रियाएं, जितने भी फंक्शन होते हैं, ये सभी रेगुलेट करता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, और इट रेगुलेट ऑल सेलुलर एक्टिविटी। जितनी भी होती हैं सेल में एक्टिविटीज़, आप कुछ भी ले लो एक्टिविटी, सारी ये ही रेगुलेट करता है न्यूक्लियस। ठीक है, और ये डिस्कवर्ड किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। अब इसकी जो कब डिस्कवर्ड किया गया था ये तो याद रखने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सन ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है आपसे पूछ ले। यहाँ बीएससी में जाएंगे तो हो सकता है वो आपसे पूछें इसकी। ठीक है, तो ये भी याद मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो खोज की थी वो की थी 1831 में। ठीक है, मतलब 1831 में। ठीक, तो इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि इसमें ही आते हैं हमारे फ्लेमिंग भाई साहब। ठीक है, फ्लेमिंग भाई साहब जो आते हैं, इन्होंने बताया था कि सबसे पहले, मतलब शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे न्यूक्लियस की पहले क्या कहते थे, पहले फिर क्या कहने लगे। ठीक है, ऐसे के तो फ्लेमिंग भाई साहब थे पहले सर हमारे एक, ठीक है, साइंटिस्ट थे वो। उन्होंने आकर के बताया कि उन्होंने सबसे पहले खोज की थी कि हमारे मतलब एक क्रोमेटिन होते हैं एक टाइप के। ठीक है, इन्होंने बताया कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस गेट स्टेन गिव कलर विद बेसिक डाई फिशन डाई, जिसे मतलब बेसिक डाई एंड फिशन डाई एंड कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। इन्होंने बताया कि मतलब जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और जिसके अंदर एक डाई पाई जाती है, इसे बेसिक डाई कहते हैं, और उस बेसिक डाई को हम कहते हैं फ्यूस्चन डाई। क्या कहते हैं? फ्यूस्चन डाई। ठीक है, एंड कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, और जिसे हम मतलब अपनी ऐसी आंखों से नहीं देख सकते हैं कि हमने चश्मा लगा लिया ऐसे देख लिया, ऐसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हम उसे केवल अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, उसी द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे हमने क्या कहा कि क्रोमेटिन कहा, क्योंकि इसके अंदर जो होता है डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, मतलब जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि पहले जब सबसे पहले हुई थी तो हमें जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता नहीं था। इसके बारे में भी क्लास 12th में है पूरा, कि मतलब जेनेटिक मटेरियल जो हमारा डीएनए, इसे पहले क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको पता है कि प्रोटीन को हम जेनेटिक मटेरियल मानते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे खोजे वहीं, फिर पता चला कि हमारी जेनेटिक मटेरियल वो है डीएनए। ठीक है, ये सारा 12th में आपको पता चलेगा। ठीक, तो ऐसे ही है। ठीक है, तो जो सबसे पहले था, हम डीएनए को मतलब ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसे हम क्रोमेटिन क्यों कहने लगे? क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, तो अभी जितने पॉइंट बताएं सारे यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, तो न्यूक्लियस सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि ब्रेन ऑफ द सेल होता है, कि सेल होता है, कब ब्रेन होता है? ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का ब्रेन होता है। ठीक है, और इट रेगुलेट ऑल सेलुलर एक्टिविटी, मतलब ये सारी सेलुलर एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, सारी सेलुलर एक्टिविटी को ये रेगुलेट करता है। ठीक, सारी सेलुलर एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? मतलब किसने खोजा था? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन जी, जो हमारे महान साइंटिस्ट थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन कब किया था? 1831 में। ठीक है, 1831। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँ, आते हैं फ्लेमिंग साइंटिस्ट हमारे भाई साहब। कौन आए इसके बाद? फ्लेमिंग आए। उन्होंने बताया कि हम इसे मतलब क्रोमेटिन भी कहते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग भाई साहब जो आए हमारे, उन्होंने इसे नाम दिया क्रोमेटिन। क्या नाम दिया? क्रोमेटिन। ठीक है, पहले इसमें इंक डाल लेते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तब तक आप इतना नोट करो। अब
इन्होंने फ्लेमिंग भाई साहब ने इसे क्रोमेटिन क्यों कहा, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट अभी हम लिखते हैं यहाँ पर। तो फ्लेमिंग भाई साहब थे जो इन्होंने हमें बताया कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। लिखते हैं, अभी मैंने सब आपको बता दिया कि जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट अराउंड न्यूक्लियस ना, इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर होता है ना, इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है, इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस गेट्स स्टेन जो एक कलर देता है, ठीक है। स्टेन का मतलब गिव कलर, ठीक, गिव कलर विद बेसिक डाई। बेसिक डाई को भी मैंने क्या बताया था नाम इसका, जिसे कहते हैं फ्यूस्चिन डाई, ठीक है। क्या कहते हैं, फ्यूस्चिन डाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, इस डाई के बारे में भी हो सकता है वो पूछ ले अगले साल, यही क्वेश्चन हो आपका, ठीक है। एंड कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। इसके लिए हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, ठीक है। आसानी से माइक्रोस्कोप के द्वारा पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसी कारण किसे हम इसके लिए क्रोमेटिन कहने लगे, मतलब फ्लेमिंग भाई साहब ने ही बताया कि इसीलिए हम इसे क्रोमेटिन भी कहने लगे। दैट्स वाई कॉल्ड इट एज क्रोमेटिन, ठीक है, कॉल्ड इट एज क्रोमेटिन, इसीलिए हम इसे क्रोमेटिन कहने लगे, ठीक है। तो इतना हो गया, इतना मैंने अभी आपको बताया, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि मतलब सेल में कितने टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। तो कंडीशन हमारी क्या होती है, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड या फिर ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। इन सभी कंडीशंस के बारे में यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस पर सेल, ठीक है। हर सेल में मतलब कितने कितने टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा कि यूनी न्यूक्लिएट। आपको शब्द सुन के ही क्या लग रहा है कि यूनी मतलब वन, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, कि सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता होगा। तो लिखते हैं यहाँ पर यूनी न्यूक्लिएट। यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन जो होती है इसमें होता है वन न्यूक्लियर पर सेल, ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है हमारा, सबसे ज़्यादा यही मिलता है, ठीक है, वन न्यूक्लियस पर सेल। हर सेल में होता है केवल वन न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो होती है ये ज़्यादातर कंडीशन आपको यही देखने को मिलती है, ठीक है, मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है हमारी, ठीक। उसके बाद आते हैं बाई न्यूक्लिएट। बाई का मतलब दो न्यूक्लियस, ठीक है। बाई न्यूक्लिएट का कंडीशन टू न्यूक्लियस, ठीक, टू न्यूक्लियस होते हैं पर सेल, ठीक है, टू न्यूक्लियस पर सेल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, वो पूछ लेता है कि इसका एग्जाम्पल बता दो हमारे लिए, तो वो भी आप याद रखना। तो इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ठीक, क्या है इसका एग्जाम्पल, पैरामीशियम। अगला आता है हमारा मल्टी न्यूक्लिएट, जिसमें मतलब कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो होती है इसमें मतलब मैनी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है, कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मैनी न्यूक्लियस पाए जाते हैं पर सेल, ठीक है। मोर देन टू मतलब दो से ज़्यादा, मोर देन टू, जब दो से ज़्यादा अगर किसी में पाए जाते हैं तो हम उसे कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। और ये किस में मिलती है हमारी, ये मिलती है हमारी राइजोपस में, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप इसका, राइजोपस जिसे माइसीलियम भी कहते हैं, ठीक है, राइजोपस जिसे क्या कहते हैं, माइसीलियम, ठीक है, माइसीलियम कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको एक लास्ट कंडीशन आती है हमारी कि नॉन न्यूक्लिएटेड या फिर ई न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड या फिर ई न्यूक्लिएटेड का आप क्या समझ रहे हैं कि इसमें हमारा एक भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, मतलब एक भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो उसका जो कैसे करिए क्या क्या होता होगा, ठीक है। तो मतलब उसी के बारे में अब यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, कि नॉन न्यूक्लिएटेड जिसमें एक भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है सर, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर लिखते हैं हम कंडीशन, ठीक है। नॉन न्यूक्लिएटेड को मैंने भी क्या बताया, नॉन न्यूक्लिएटेड को, और क्या कहते हैं, ई न्यूक्लिएटेड, क्या कहते हैं, ई न्यूक्लिएटेड, ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस अब्सेंट, न्यूक्लियस अब्सेंट। अब सर ये कंडीशन होती है किसी में, होती है भाई, बिल्कुल होती है, तभी तो इस ऐसा एक वर्ड आया है हमारे सामने, ठीक है। एक इसमें होती है हमारे मैच्योर आरबीसी में और सीव ट्यूब मतलब फ्लोएम एंजियोस्पर्म में, ठीक है, इनमें एक कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, मैच्योर आरबीसी मतलब
रेड ब्लड सेल। चलो अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत तो आप बताओ कि मतलब आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहा जाते हैं, ठीक है। मतलब आरबीसी होते हैं, आरबीसी का अंत कहाँ होता है, मतलब जैसे कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, ठीक है, वो किसे कहा जाता है, ठीक है, आप कमेंट करो, ठीक है। तो मैच्योर आरबीसी में कंडीशन होती है और किसमें होती है, फ्लोएम, जो कि एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, ठीक है, सीव फ्लोएम, सीव फ्लोएम एंजियोस्पर्म में होता है हमारा, ठीक। तो ये सारी हो गई बातें इसके बारे में, ठीक है। अब आप इतना कर लीजिए नोट, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, कुछ पॉइंट और बताऊंगा, ठीक है। आप पहले इतना कर लीजिए नोट, ठीक है, नोट करो इतना से जल्दी जल्दी, ठीक है भाई। से तो मैं साथ ही साथ लिख रहा हूँ तो आपने नोट कर लिया हो शायद, लेकिन फिर भी मैं टाइम दे रहा हूँ, आप नोट करो, ठीक है। चश्मा निकाल दे रहे यार, ठीक है। तो अब इसके आगे पढ़े, ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं। तो फिर इसके आगे पॉइंट क्या आते हैं हमारे, ठीक है। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से ही, अभी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन बनता है हमारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से एक, इस टॉपिक से, तो उसके बारे में अभी बताते हैं कि सर क्या क्वेश्चन है भाई। तो क्वेश्चन बनता है हमारा कि व्हेन टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, कि मतलब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए सेल साइकिल का, मतलब सेल साइकिल का कौन सा फेज बहुत जरूरी होता है, ठीक है, जिसमें हम न्यूक्लियस की बेस्ट से बेस्ट स्टडी कर सकें, ठीक है। तो कौन सा फेज वो होता है, तो उसे कहते हैं हम रेस्टिंग फेज, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज ऑफ सेल, ठीक है, जो इंटरफेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वो आ जाता है क्वेश्चन हमारे पास कि व्हेन टू स्टडी ऑफ या फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, कब करें हम, मतलब स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का जो हमें सारी जानकारी बढ़िया से बढ़िया मिले, ठीक है, न्यूक्लियस। तो ड्यूरिंग इंटरफेज, यानी कि जो होती है हमारी सेल साइकिल की रेस्टिंग फेज, इंटरफेज के अंतर्गत आती है, उसमें हम अगर करते हैं इसकी स्टडी तो हमें सभी जानकारी बढ़िया से बढ़िया पता चलेंगी, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक, ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है, जो इंटरफेज के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। तो एक जो कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में आपको पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, नोट करके एक पॉइंट लिखे हैं कि न्यूक्लियस गेट डिसअपियर इन डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल होती है जब, तो उसमें न्यूक्लियस जो होता है हमारा वो डिसअपियर होते जाता है, ठीक है, मतलब दिखाई नहीं देता है, ठीक। नोट करके यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। न्यूक्लियस गेट्स डिसअपियर इन सेल डिवाइडिंग, ठीक है, जब सेल डिवाइड करती है तब, ठीक है, वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूक्लियस का, इसके बारे में बताते हैं, बनाते हैं यहीं पर साइड में, ठीक है, क्योंकि बनाने में हम लोग बहुत आगे हैं, ठीक है। चलो ऐसे करके बना लो मेरे साथ साथ ही स्ट्रक्चर। देखो ड्राइंग भाई इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी बना रहे हैं आपके लिए, समझाने के लिए, क्योंकि हमें, देखो मैंने पहले भी कहा कि डायग्राम में पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है, हमें समझ में आना चाहिए हर चीज़ की कैसी क्या क्या चीज़ दिखती है, ठीक है। तो मैं बना रहा हूँ डायग्राम, आप देखिए समझिए, मेरे साथ साथ ही बना दीजिए, ठीक है। कुछ ऐसे करके हमारी होती है बाहर की मेम्ब्रेन, मतलब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या आपको देखने में लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक। इसके अंदर हमारा पाया जाता है मतलब प्लाज्म, साइटोप्लाज्म, लेकिन इसके अंदर अब मैं आपको बताऊं, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो होता है लिक्विड उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो मतलब शब्द का खेल है, शब्दों का खेल है भाई, इसी मुंह से आप ता कह दो, इसी मुंह से आप तू कह दो, ठीक है। तो शब्दों का ही खेल है बस, कि सेल में है अगर लिक्विड तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस में है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। हर जगह इसका अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। अगर आप किसी से प्यार से बात कर रहे हैं तो अलग बात है, अगर आप किसी से अपने एटीट्यूड में बात कर रहे हैं तो अलग बात है। तो आपको
उसी हिसाब से सामने वाले को देखना है, ठीक है। तो अपने तो स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब यही होता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ज़्यादा इसमें न्यूक्लियस में वो नहीं करना। अब इसके में नामकरण करते हैं इसका, ठीक है, क्या क्या नाम होता है, ठीक। अब इधर एक थोड़े से मैं एक स्ट्रक्चर और बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो इसका नामकरण क्या करते हैं, सबसे पहले आपको दिखाई दे रही होगी सिंपल बात, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। और ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन, ठीक। ये तो पता होगा, ये दिखाई दे रही है ऐसे, ये ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप। दोनों को मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप, जो हमारा होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने जैसे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने जो मेम्ब्रेन बनाई है, इनके बीच में इतना सारा स्पेस है, इसे क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक, इसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। उसके बाद आते हैं ये जो है, ये सर आपने बोले मेम्ब्रेन तो बताया ये सर आपने, लेकिन इसके अंदर आपने मतलब थोड़ी थोड़ा ये स्पेस क्यों छोड़ रखा है, इसके मतलब साइड में स्पेस क्यों छोड़ रखा है, तो इन्हें कहते हैं कि न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर, हिंदी में कहा तो न्यूक्लियर छिद्र, ठीक है, पोर कहते हैं छिद्र, इन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक। अंडरस्टैंड भाई, थोड़ा कमेंट कर दो यार, दिल भेज दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद और जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया, जेनेटिक मटेरियल, जिसे क्या हमने कहने लगे पहले, क्रोमेटिन, ठीक है। तो ये हमारा वो पड़ा हुआ है, ठीक है, क्रोमेटिन, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, ठीक, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जिसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, क्रोमेटिन जेनेटिक मटेरियल, ठीक। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, जिससे माता पिता के गुण बच्चे में पहुंचे, ठीक, यही होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, ठीक। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब वो फिल्म नहीं है एक एंटरटेनमेंट, वो मत समझ लेना कि डीएनए मतलब डैडी ना जाए औलाद, ठीक। फुल फॉर्म क्या होती है डीएनए की, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। और इसमें कौन सी शुगर पाई जाती है, डीऑक्सी राइबो शुगर। आरएनए में कौन सी पाई जाती है, राइबो शुगर पाई जाती है। और दोनों जो शुगर होती हैं वो हमारी वो होती है पेंटोज शुगर, ठीक है। अंडरस्टैंड, क्लियर, ठीक है। उसके बाद और भी स्ट्रक्चर है, जैसे अभी मैंने ये बताया, ये क्या है हमारे, ये राइबोसोम है जुड़े हुए, ठीक। राइबोसोम क्या कहते हैं हम, प्रोटीन फैक्ट्री, जो करते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक। उसके बाद ये क्या है, ये क्या है भाई पड़ा हुआ, इसे कहते हैं हम न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसी के साथ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जुड़ा होता है, ठीक है। ये जो जुड़ा है इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कैसा होता है, रफ होता है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसके साथ मैंने बता दिया आपको राइबोसोम, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना दिया है, आप इसके लिए बना लो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। बिल्कुल आपका स्ट्रक्चर बन गया है न्यूक्लियस का, ठीक है। ऐसा ही होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। सोचो आपकी हर सेल के अंदर, समझो मतलब सेल जो होती है, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, हर ब्रेन होता है, एक तो आपका ब्रेन, एक है ब्रेन। फिर भी यार सर हमारा ब्रेन नहीं काम करता, कुछ याद ही नहीं होता है, लेकिन होगा यार, करते रहो, पढ़ते रहो, होगा एक दिन कामयाब, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस वो कोशिश जायज़ होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब आप इस दीवार में धक्का लगाते रहो, बोले हाँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो ऐसे ही लागू नहीं होता है, ठीक है। कोशिश करोगे, कर्म करो, फल मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया है, बना लीजिए आप, ठीक है। वैसे मेरे साथ साथ ही बना लीजिएगा। अब इनके जो मैंने बनाए बताए इसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं इनका एक एक करके पढ़ते हैं, इनके बारे में कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ठीक। जैसे अगला हेडिंग डाल लीजिए आप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, यह जिसे हम दोनों को मिलाकर के कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप, ठीक। न्यूक्लियर एनवलप, ओके, अंडरस्टैंड, समझ रहे हो बच्चों, गाइस, ठीक। क्या बताई थी मैंने कि आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इसमें होती है, ठीक। लिखेंगे हम इधर आउटर मेम्ब्रेन के बारे में, आउटर और इनर, ठीक है। दो मेम्ब्रेन पाई जाती है सर, ठीक है भाई।
तो आउटर मेम्ब्रेन कौन सी होती है, स्मूथ होती है, क्या होती है, इसमें भी डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है हमारी स्मूथ नहीं होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है हमारी स्मूथ होती है, ठीक है। तो ये कुछ लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन नॉट स्मूथ और इनर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। अब इसमें स्मूथ और नॉट स्मूथ का मतलब क्या है, क्योंकि जो हमारी होती है आउटर मेम्ब्रेन, इसके साथ अभी मैंने आपको बताया कि इसके साथ राइबोसोम जुड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए होती है हमारी रफ, स्मूथ नक्को जी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इनर जो होती है स्मूथ, इस पर हमारे राइबोसोम नहीं होते हैं अटैच, ठीक है, तो ये होती है हमारी स्मूथ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला कि ये जो होती है हमारी ये रफ होती है, तो मैंने आपको बता दिया, यहीं पर आप लिख लो, ठीक है, ये होती है रफ, ठीक। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है इसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम जुड़े हुए पाए जाते हैं, लेकिन इनर मेम्ब्रेन के साथ ये जुड़े हुए नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए आपकी, RER एंड राइबोसोम आर एसोसिएटेड, RER एंड राइबोसोम आर एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएटेड, ये इसके साथ जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें नॉट एसोसिएटेड, ठीक है, इनर में नहीं जुड़े होते, ठीक, इनर में हमारे नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब नोट करके एक पॉइंट लिखो आप यहाँ पर, इधर ही जगह है तो यहीं पर लिखो, ठीक है। नोट करके पॉइंट लिखना है हमें कि न्यूक्लियर पोर के बारे में है हमारा पॉइंट, ठीक है। न्यूक्लियर पोर के बारे में कुछ पॉइंट है यहाँ पर लिखते हैं इसके बारे में, ठीक है, न्यूक्लियर पोर के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर पोर के बारे में लिखते हैं यहाँ पर, ठीक। तो न्यूक्लियर पोर क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में कुछ एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखना है आपको, ठीक है, लिख लीजिए, नोट करके डाल लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये सम प्लेसेस आउटर मेम्ब्रेन फ्यूज विद इनर मेम्ब्रेन क्रिएटिंग पोर, मतलब कुछ जगह पर जो होती है आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है और एक क्रिएट करती है पोर्स, ठीक है। ये मतलब इनके बारे में पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी न्यूक्लियर पोर मैंने आपको बताया था, इनके बारे में लिख लीजिए, ठीक है। एट सम प्लेसेस आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है, साथ में होती है फ्यूज, ठीक है, फ्यूज्ड एंड फॉर्म करते हैं क्रिएटिंग पोर, ठीक है। अभी मौसम बिगड़ रहा है, सब लोग अपने ऊपर, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, गर्म पानी पियो, ठीक है, ताकि मतलब बचे रहो सर्दी से, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक, इसके बारे में भी आप देखो। फंक्शन होता है न्यूक्लियर पोर का, क्या काम में आता है, मतलब इनका क्या क्या फंक्शन होता है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये हेल्प करते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट मटेरियल, ठीक है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर पोर का यही काम है कि एक रास्ते से जाना आना, ठीक है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। जो भी मैं आपको बताऊंगा सारा यहीं पर होगा, डायग्राम से बाहर कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, सब यहीं पर है आपको, ठीक। और मतलब अब ट्रांसपोर्ट किस मटेरियल करते हैं, मटेरियल होता है हमारा यहाँ पर RNA भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है, RNA या फिर प्रोटीन हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तो ये सब करने हैं आपको, मटेरियल होते हैं हमारे, इनका ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और किसके बीच होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच होता है, ठीक है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अगर आप देखें तो एक वाइस वर्सा टाइप आपको पता लग रहा होगा, वाइस वर्सा टाइप, ठीक है, वाइस वर्सा टाइप स्टेटमेंट लग रहा होगा, ठीक है। तो ये बात आपको रखनी है याद, ठीक। अब इतना कर लीजिए आप नोट, उसके बाद और कुछ एक दो पॉइंट है वो लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर बस और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास करेंगे, एंड बस थोड़ा सा और है, पहले आप इतना नोट कर लो, ठीक है। वैसे नोट कर लिया होगा साथ साथ में, ठीक है, फिर भी आप नोट करो इसके लिए, और थोड़ा बहुत है बचा हुआ, चलो नोट तो हो गया होगा, ठीक है, करते रहना, घर पे सारा रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाएगा, ठीक। कुछ और भी जो स्ट्रक्चर हैं इनके बारे में अभी हम लिखते हैं, ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ते हैं, ये क्या क्या है, इनसे क्या क्या होता है, इनके फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। अगला मैंने आपको बताया था कि ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसके बारे में भी हम लिखते हैं, ठीक है, क्या है हमारा पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो स्पेस हमारा कहाँ पर होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है स्पेस, ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए, स्पेस बिटवीन
जबकि मैंने ये सब चीज़ बता दी है आपको यहीं पर डायग्राम में समझा दी, फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का ही स्पेस होता है और इसकी डायमेंशन कितनी होती है। डायमेंशन में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, फिर भी मैं आपको देख के बता दूंगा, वरना अगली क्लास में कर दूंगा। ये हमारी मतलब 10 से 50 नैनोमीटर ही होती है शायद, ठीक है, 10 से 50 नैनोमीटर होती है, फिर भी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा इसके बाद अगली क्लास में, ठीक है। याद दिलवा देना मुझे ध्यान से। और नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। फिजिक्स आती होगी थोड़ी बहुत, नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा देंगे, ठीक है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या कार्य होता है, वर्क, ठीक है। तो फंक्शन होता है इसका, इट एक्ट एज बैरियर बिटवीन न्यूक्लियर प्लाज्मा एंड साइटोप्लाज्म। मतलब जो पेरिसेंट्रल स्पेस होता है एक करता है एक बैरियर की तरह, मतलब विरोधक की तरह कार्य करता है बिटवीन न्यूक्लियर प्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बीच, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर, इट एक्ट एज बैरियर बिटवीन न्यूक्लियर प्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है सर। ऑल क्लियर सर, ठीक है। उसके बाद अब मैंने न्यूक्लियर प्लाज्म की जब बात की तो ये न्यूक्लियर प्लाज्म के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है। हेडिंग डालो अगला, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या हमारा हेडिंग अगला, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है तो इसे न्यूक्लियस मैट्रिक भी कहेंगे, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है हमारा, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस मैट्रिक्स, ठीक, ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस मैट्रिक्स, ठीक है। और जो एक सेमी फ्लूइड मैंने आपको पहले बताया कि फ्लूइड ही होता है हमारा, ठीक है, सेमी फ्लूइड होता है हमारा, ठीक। और इसमें मतलब ये जो हमारा होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, और इसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन होते हैं, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पे कि ये जो होता है हमारा ये होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक, ट्रांसपेरेंट होता है। और इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, किन की चीज़ होता है इसमें, ठीक है, कंटेन क्या क्या होता है इसमें होता है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन, ठीक है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें न्यूक्लियोलस ये है हमारा पड़ा, और ये है क्रोमेटिन जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा, ठीक। अब सर न्यूक्लियोलस की जब हमने बात की तो न्यूक्लियोलस के बारे में बताओ, थोड़ा सा बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब बताते हैं भाई, आपके लिए ही तो है हम, आप जो कहें वैसा, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा इट इज़ अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, ठीक है। इट इज़ अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, जिसके चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। अब वो क्वेश्चन में दे सकता है आपको, ठीक है, आपके साथ खेला हो सकता है, ठीक है, कि वो आपसे दे देगा क्वेश्चन कि जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है ये एक अपने चारों ओर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है, लेकिन फिर आपको कहना है ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें पढ़ाया है हमारे एसके सर ने कि ये चारों ओर से किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा नहीं होता है, ठीक है। और फिर आपको वो जो स्टेटमेंट दे वो ऐसा कि वो चारों ओर से मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है, आपको गलत का ऑप्शन लगा देना कि ये गलत है, ठीक है। आपको नंबर मिल जाएंगे, आप सबसे आगे निकल जाएंगे, आपकी रैंक आ जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन से ही रैंक बढ़ती है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आपका सही है दूसरे गलत तो आपकी रैंक कई हज़ारों में भी आगे हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं ये जो होता है हमारा न्यूक्लियोलस, ये होता है कॉन्टिन्यूस विद न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियर प्लाज्म के साथ कॉन्टिन्यूस होता है, एंड कॉन्टिन्यूस विद न्यूक्लियोप्लाज्म, कॉन्टिन्यूस विद न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये बात आपको रखनी है याद। उसके बाद एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट है, उसके बारे में मैं यहाँ पर बता देता हूँ, फिर बस थोड़ी सी बात है वो समझ लीजिए आप, उसके बाद क्लास करेंगे, बस थोड़ी सी बात, ठीक है। न्यूक्लियोलस स्पेशल डीएनए हैविंग आरआरएनए जीन्स, न्यूक्लियोलस से ये होता है, ये हमारा एक टाइप का स्पेशल डीएनए होता है जिसके पास आरआरएनए जीन्स होते हैं, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल जीन्स, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर, न्यूक्लियोलस जो होता है हमारा होता है स्पेशल डीएनए, ठीक है, स्पेशल डीएनए होता है इसके पास, हैविंग आरआरएनए जीन्स, हैविंग आरआरएनए जीन्स, इसके पास आरआरएनए जीन्स होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोलस जो होता है एक्टिव साइट फॉर आरआरएनए फॉर्मेशन, ये मतलब एक्टिव साइट होता है न्यूक्लियोलस, एक्टिव साइट फॉर आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए के फॉर्मेशन के लिए,
एक्टिव साइटें होती है हमारी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद बस एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट यहाँ पर बना देते हैं लाइन बाई लाइन। पहले सर इसमें इंक डाल लें थोड़ी सी, क्योंकि नहीं तो क्लियर नहीं दिखाई देगा भाई। मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक, ठीक है, बस 5 मिनट का टॉपिक। न्यूक्लियोलस जो होता है डीएनए, पहले से मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, बस यही फ्लो चार्ट है, बस इतना सा ही आपको समझना है, ठीक है। न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये हमारे एक टाइप का डीएनए ही है, ठीक है। इसमें हुआ हमारा ट्रांसक्रिप्शन, आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कई बार पढ़ चुके हैं हम, फिर भी बता दे रहे हैं, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनता है आरएनए, ठीक है, इसमें बनता है आरआरएनए, ठीक। अब ये होता है ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म, ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म, ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो न्यूक्लियर पोर के द्वारा होता है ट्रांसपोर्ट, आपको पता ही है, ठीक। उसके बाद इसमें आरआरएनए प्लस प्रोटीन फॉर्म होते हैं, ठीक है, आरआरएनए और प्रोटीन का फॉर्म होता है, दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, आरआरएनए प्लस प्रोटीन फॉर्म राइबोसोम, प्रोटीन फॉर्म राइबोसोम, ठीक है, प्रोटीन फॉर्म राइबोसोम, ठीक। तो ये आपका फ्लो चार्ट है कि मतलब न्यूक्लियस डीएनए से, बहुत समझो सिंपल बात है कि डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ आरएनए बन गया, फिर ट्रांसलेशन हुआ प्रोटीन बन गया, ठीक है, ऐसी बात है, आपको याद रखनी, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट।